सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीना मुज़फ़्फ़र और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाए कैसे? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, खान साहब अली अमीन गंडापुर को उन्होंने कहा है कि आप डी चौक पे प्रोटेस्ट की जो है वो तैयारी करें। इससे पहले उन्होंने जो बैरिस्टर गौहर ने पिंडी में प्रोटेस्ट किया उस पर काफी तनकीद भी की है। तो आप इस तरह की डेवलपमेंट जो पीटीआई में हो रही है उसको किस तरह देखते हैं और अपनी क्या राय है? देखिए, सियासत का जो खेल है ना, फिलहाल उसका फाइनल राउंड है आईनी तरमीम का। इमरान खान को पता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर से तो आईनी तरमीम को नहीं रोक सकते। उन्होंने आईनी तरमीम का रास्ता पार्लियामेंट के बाहर सड़कों से रोकना है। इमरान खान को पता है कि वो अपने खिलाफ जी। होने वाले फैसलों को अदालतों के अंदर से नहीं रोक सकते, उन्होंने अदालतों के बाहर से रोकना है। अब देखिए, ये जो डी चौक की कॉल है ना 4 अक्टूबर वाली, और उसके नजदीक ये है कि जी आपको 3 दिन भी लग जाए तो आपने डी चौक पहुंचना है, कोई इस कॉल को कॉल ऑफ नहीं करेगा। इसके पीछे एक स्क्रिप्ट है। वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह पूरे पाकिस्तान से 10, 12, 15 हजार बंदा डी चौक पहुंच जाए। लड़ाई हो, मार कुटाई हो, लोग मर जाएं, जानें चली जाएं, तसादुम हो जाए, हर वो काम जो हो सकता है वो हो जाए और मुल्क में खून खराबा हो, लेकिन लोग डी चौक पहुंच रहे। जब वो चाहेंगे कि गंडापुर अपना 2, 3 दिन की मुजाहमत के बाद अपने साथ असले वाले लोग लाए, करेने लाए, शेलिंग का मुकाबला करे। जी। इधर से केपी पुलिस मुकाबला कर रही है पंजाब पुलिस का, ये दो पुलिसें लड़ पड़े आपस में, और कहें जी के डी चौक पहुंचना है। डी चौक क्यों पहुंचना है? कोई डी चौक पहुंच के घर नहीं चले जाना। ये प्लान कर रहे हैं। देखें, डी चौक के पास 4 बिल्डिंग है। डी चौक के पास पार्लियामेंट है। क्या ये पार्लियामेंट पर कब्जा करना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल। पार्लियामेंट का कब्जा इनको सूट नहीं करेगा इस वक्त। इनको क्या ये ऐवान सदर या ऐवान वजीर आजम पे कब्जा करना चाहते हैं? ये 2014 में देख चुके हैं कि वजीर आजम ऐवान वजीर आजम में ना भी हो तो वो वजीर आजम होता है। घर से बैठ के भी वजीर आजम अपना काम चला सकते हैं। आप उस बिल्डिंग पे कब्जा कर लें तो कुछ नहीं होता। ये करना क्या चाहेंगे? मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करना चाहेंगे। ये वहां पर सुप्रीम कोर्ट पर धरना देंगे और कहेंगे हम कोई अदालत नहीं लगने देंगे। जी। ये काजी फायज ईसा को काम करने से रोकना चाहते हैं। इनकी ये कहेंगे कि जी हम कोई अदालत नहीं लगने देंगे, धरना दे देंगे, जब तक मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। काजी फायज हाँ। ईसा इस्तीफा नहीं देगा हम नहीं जाएंगे। और इस तरह की डिमांड रखकर 2, 4, 5 हजार आदमी, 7 हजार आदमी सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसा देंगे और वो उसका सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर कब्जा कर लेगा और कहेंगे जी अवाम की अदालत लग गई और अवाम की अदालत ने काजी फायज ईसा के खिलाफ फैसला कर दिया। तो ये सब एक डी चौक पर पहुंचने का प्लान ये है कि जो 10 अक्टूबर तक जो आगे जो सुप्रीम कोर्ट में फैसले नजर आ रहे हैं, वो जो अब 63A के बेंच बन रहे हैं, वो जो अब मखसूस नशिस्तों पर नया फुल कोर्ट बनना है, इन तमाम चीजों को रोकने के लिए वो सुप्रीम डी चौक पहुंच के सुप्रीम कोर्ट पे को पर कब्जा करना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि जज अदालतों में ना पहुंच सकें। जज जब अदालतों में नहीं पहुंच सकेंगे तो अदालतें लगेंगी नहीं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को हॉल्ट कर लिया जाए, साथ वुकला की भी कुछ तादाद पहुंचा ली जाए, तो एक तमाशा सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बाहर लगाया जाए। तो इमरान खान का ख्याल है कि अगर वो अपनी कोई 8, 10, 15 हजार की कुवत डी चौक पहुंचाकर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर कब्जे की बात कर सकें और हालात खराब हो जाएं, कोई लाशें गिर जाएं, कोई लोग मर जाएं, फिर उनको जेल से निकालना भी इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को भी बैक फुट पे जाना पड़ जाएगा और जो उनके हामी जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट का जो है निजाम संभाल लेंगे और काजी फायज ईसा के खिलाफ अंदर से भी बगावत हो जाए, बाहर सड़कों पर भी लोग जमा हों, तो कहें जी कि हमने काजी को निकाल दिया और हमने जो है सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, इमरान खान की रिहाई का आर्डर हो गया, गुड टू सी हो गया। इस किस्म की प्लानिंग करके डी चौक का वो प्लान कर रहे हैं। तभी कह रहे हैं या कोई रास्ते से वापस नहीं जाएगा, पहुंचना है, क्योंकि जब आप पहुंच जाएंगे तो फिर अगली कॉल होगी कि उस बिल्डिंग पर कब्जा कर लें। अभी तो कॉल है सिर्फ डी चौक पहुंच जाए, फिर कॉल होगी कि इस बिल्डिंग पर कब्जा कर लें,
फिर कॉल होगी कि इस बिल्डिंग पर धरना दे दें, फिर कॉल होगी कि यहां से आगे पीछे नहीं हटना। तो एक तमाशा लगाने के लिए इमरान खान का ये ख्याल है कि अगर वो अब अपने आप को वापस ना ला सके, अगर अब अपनी रिहाई मुमकिन ना करा सके, तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपनी रिहाई मुमकिन कराना। सर ऐसे रूमर्स हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो जस्टिस मकबूल बाकर को देखना चाहती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो है हेड को। तो आप बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मकबूल बाकर के हक में क्यों है और वो चीफ जस्टिस काजी फायज को क्यों नहीं देखना चाहती, पहला आईनी जो है जस्टिस। देखिए, बात यह है कि अभी तो कौन बनेगा, करोड़पति वाली बात है कि चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कौन बनेगा। ये आईनी तरमीम में नाम तो तय नहीं होना ना, आईनी तरमीम में तो उसके खदो खाल तय होने हैं। अगर मकबूल बाकर को बनाना है तो फिर इसका मतलब है कि उम्र जो है वो 68 साल तक होगी। आप समझे ना? ठीक है। आप समझे, क्योंकि मकबूल बाकर तो रिटायर हो चुके हैं 65 साल की उम्र में। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अभी तो ये तय होना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज की उम्र क्या हो, कहाँ किस की रिटायरमेंट एज क्या हो। अगर वो मकबूल बाकर को बनाना चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून काजी फैज ईसा को बनाना चाहते हैं, ये सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर आईनी तरमीम हो, उसके जजेस की रिटायरमेंट की एज तय हो, वहां जजेस की सिलेक्शन का तरीकाकार तय हो। उसके बाद देखा जाएगा, ये पार्लिमानी कमीशन ने करने हैं तो बड़ी पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उसके वोट यकीनन ज्यादा होंगे। पीपल्स पार्टी से दुगने वोट है उनके कौमी असेंबली और सेनेट में। तो ये तो नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी की मर्जी चल जाएगी या मुस्लिम लीग नून की मर्जी चल जाएगी। यहाँ इत्तेफाक राय से होगा या अददी अक्सरियत से होगा। मेरे ख्याल में अभी कौन किसको बनाना ऐसे ही चाहता है। है ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फेडरल ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने की आईनी तरमीम हो जाए, उसके खदोखाल आइन में तय हो जाए, उसके जजेस की उम्र का जो तनाजा है वो हल हो जाए। अगर पीपल पार्टी कह रही है कि हम मकबूल बाकर को बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है वो सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट की जो एज है उससे ज्यादा एज रखना चाहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। आप बात समझें, मतलब हाँ। फिर वो ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज जिस उम्र में रिटायर होता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज जो है उसके बाद भी बंदा बन सके। तो ये बात तो सबको सूट करती है, इस पर हाँ तो जी। भी उनका और एस्टेब्लिशमेंट का और मुस्लिम लीग नून का इत्तेफाक है। ये नाम तो सेकंड फेज में तय होगा ना। आईनी तरमीम के अंदर तो नहीं लिखा जाएगा कि काजी फायज ईसा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सरबराह होंगे। आईनी तरमीम में तो खदो खाल कवायद ठीक है। रूल्स तय हो जाएंगे। उस हद तक इत्तेफाक राय हो जाएगा। नाम की जंग तो बाद में शुरू होगी, किसका क्या नाम है, कौन किसको बना सकता है। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो बनेगी ना। अगर पीपल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने ऐसी है। है तो फिर बाकी चीजें तो बहुत आसान बात है, वो जज लगाने का तरीकाकार तय हो जाएगा। ये तो नहीं तय हो सकता, आइन में ये तो नहीं लिखा जाएगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो सरबराह होगा वो पीपल पार्टी की मर्जी का लगेगा या वो बिलावल का नॉमिनी होगा। कोई तरीकाकार तय होगा ना, उस तरीकेकार के मुताबिक ऐसे ही क्या है। हो जाएगा। वो जुडिशियल कमीशन होगा, पार्लिमानी कमीशन होगा, वो पार्लियामेंट की कोई कमेटी होगी, वो जजेस को, वो जो भी तरीका तय होगा उसमें फिर जो प्रिवेल कर जाएगा वो बन जाएगा। लिहाजा मेरे ख्याल में अभी नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्या हाँ। पीपल्स पार्टी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर मुत्तफिक है? मुत्तफिक है। क्या पीपल्स पार्टी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज की या उसके चीफ की उम्र सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र से ज्यादा रखने पर मुत्तफिक है? मुत्तफिक है। अगर ये दो बातों पर मुत्तफिक है तो बाकी बातें तो इममटीरियल है, वो बात नाम सेकंड फेज में बात हो। ठीक है। ठीक हो गया। सर आर्टिकल 63A की जो रिव्यू पिटिशन थी उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये एतराज जाहिर किया कि इसमें एडहॉक जज जो है वो मौजूद हैं, मजहर आलम मियां खेलना। तो आप बताएं कि उनका ये जो एतराज उन्होंने उठाया है क्या ये कोई वैलिड एतराज है और क्या आगे होएगा अब इस रिव्यू पिटिशन का। देखें जी, अगर किसी को मजहर आलम मियां पर एतराज है तो वो आइन का आर्टिकल 182 पढ़ ले। ठीक है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल है 182। मैं जी। वो पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। 182 of the Constitution of Pakistan. जी। 182 of the Constitution of Pakistan allows for the appointment of ad hoc judges. आर्टिकल 182 सुप्रीम कोर्ट में ad hoc जजेस लगाने की इजाजत देता है, who have the same powers and jurisdiction as Supreme Court judges.
और जिनके पास ठीक वो है। तमाम इख्तियारात होंगे, वो तमाम ज्यूरिसडिक्शन होगी जो सुप्रीम कोर्ट जजेस की है। अब अगर कोई ये कहता है कि जी एडहॉक जजेस के पास ये वाली ताकत नहीं है, तो वो आर्टिकल 182 आइन का पढ़ ले कि एडहॉक जजेस को वो तमाम ज्यूरिसडिक्शन और वो तमाम पावर्स दी गई हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस के पास हैं। अब अगर आइन ने उनको वो तमाम पावर्स दी हैं, तो फिर वो तमाम केसेस सुनने के भी अहल हैं। वो तमाम पावर्स दी हैं, तो वो हर किस्म का आईनी मुकदमा सुनने के भी अहल है। नहीं तो आइन लिख देता है ना कि जो एडहॉक जजेस होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस नहीं सुन सकेंगे। आइन में लिख दिया जाता है कि जो एडहॉक जजेस होंगे वो नजर सानी नहीं सुन सकेंगे। आइन में लिख दिया जाता है कि 184 नहीं सुन सकेंगे। आइन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ये मुनीब अख्तर की नहीं ज़हनी लिखा। इख्तरा है। जस्टिस मुनीब अख्तर री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बादशाह हैं। उनको हमें ये चाहिए कि उनको कहें कि आप अपनी मर्जी का एक आइन लिखकर हमें दे दें, क्योंकि आप हर 2 महीने बाद आइन की एक शिक में तब्दीली करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर देते हैं अपनी मर्जी से, अपनी सोच के मुताबिक। ठीक है। अब मुसीबत यह है कि पाकिस्तान का आइन जस्टिस मुनीब अख्तर की सोच के मुताबिक नहीं बनाया गया। वो गलत सोचते हैं, ये जी। सही सोचते हैं, मैं नहीं। देखिए ना, 63A आइन बनाने वालों ने लिखा कि वोट डालेंगे, वोट डालने के बाद डिस्क्वालीफाई होंगे। मुनीब अख्तर साहब का ख्याल है कि वोट डालें तो वोट काउंट भी नहीं होगा और डिस्क्वालीफाई भी होंगे। भाई ये बात आइन में नहीं लिखी। मुनीब अख्तर साहब अगर ऐसा सोचते हैं कि आइन ऐसा होना चाहिए था, तो हमें फिर पाकिस्तान में जस्टिस मुनीब अख्तर मेड कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होगा। आइन वो हो जो जस्टिस मुनीब ठीक अख्तर है। साहब सोचते हैं। लेकिन आइन तो वो नहीं है। आइन तो 182 पढ़ लें और मुनीब अख्तर साहब का खत पढ़ लें। मुनीब अख्तर साहब का खत आइन के आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 182 के खिलाफ लिखा गया है। अब मैं क्या कहूं कि उन्होंने आइन का आर्टिकल 182 नहीं पढ़ा। हम सब ने पढ़ा है डॉग जजेस के हवाले से कि सेम पावर्स हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जब आए री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब जजेस को री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की आदत पड़ जाए, तो फिर वो मुल्क के आइन को नहीं मानते। वो अपने सोच को आइन समझते ठीक हैं। है। वो समझते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं वो आइन है, जो लिखा हुआ है आइन में वो आइन नहीं है। जो ये जो ठीक सोच है। है ना कि मेरी सोच आइन है, इसने सुप्रीम कोर्ट को आज तबाही के इस दहाने पे खड़ा किया। ऐसी है। ठीक हो गया सर। ख्वाजा साद रफीक ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, उनको सिर्फ तारीफ करने वाले लोग ही अपने अराउंड जो है वो चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना किसी की सियासी जो है वो पावर खत्म कर सकती है, ना ही कोई पीएमएलएन की सियासत जो है उसको खत्म कर सकता है। तो आप बताएं कि वो क्यों इतने नाखुश दिखाई दे रहे हैं अपनी ही पॉलिटिकल लीडरशिप से, और उनके इस कहने के पीछे आपको क्या लगता है क्या वजूहत है? टेक्निकली वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून को खत्म नहीं कर सकी, मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ को खत्म नहीं कर सकती। मतलब बिटवीन द लाइंस ऐसे ही है। रफीक ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून को सारे केस बनाकर, सारी लीडरशिप अंदर करके, नवाज शरीफ को नाअहल करके, ख्वाजा साद रफीक को 16 महीने अंदर करके, लेकिन मुस्लिम लीग नून को खत्म तो नहीं कर सकी। वो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को अंदर करके, पीटीआई के लोगों पर केसेस बना के हम पीटीआई को खत्म नहीं कर सकेंगे। ये उनकी सोच जी। है और किसी हद तक मैं इस सोच से एक हद तक मुत्तफिक भी हूं। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून ने वो सियासत की जो तहरीक इंसाफ सियासत कर रही है? क्या मुस्लिम लीग नून ने आईएमएफ को खत लिखे? क्या मुस्लिम लीग नून ने पार्लियामेंट पर कब्जे की कोशिश की? क्या मुस्लिम लीग नून ने 9 मई की? तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून की सियासत को इसलिए खत्म नहीं कर सकी क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने तमाम तर इंतकामी कार्रवाइयों के जवाब में एक जिम्मेदाराना सियासत की। तहरीक इंसाफ के जब ऐसी हम है। प्रॉब्लम में करते हैं तो जवाब में जिम्मेदाराना सियासत नहीं है, जवाब में बागियाना सियासत है। जवाब में कब्जों मुल्क का माहौल खराब करने का नाम किया हाँ। गया है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये हर सियासी जमात की बका उसकी सियासत की मौत की मरहून मिन्नत है कि वो कैसी सियासत कर रही है। वो उसके मद्दे मुकाबिल के इकदामात पर मुनहसर नहीं है। मतलब ये ठीक है कि मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ को खत्म नहीं कर सकी, लेकिन तहरीक इंसाफ खुद तहरीक इंसाफ को खत्म कर सकती है। हमारे यहाँ कहते हैं भुट्टो को जियाउल हक ने नहीं मारा, भुट्टो को भुट्टो ने मारा। हाँ।
आप बात समझे, जो वो कह रहे हैं ना कि सियासी क्यादत के इर्द गिर्द ऐसे लोग आ जाते हैं जो सिर्फ आपकी तारीफ करते हैं और आपको आप खुद को अक्ले कुल समझने लग जाते हैं, ऐसा होता है। और अपने इर्द गिर्द एक आधा क्रिटिक रखना जो आप पर तनकीद करे बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं समझता हूं कि सियासी जमात की बका उसकी अपनी सियासत में है कि वो कैसी सियासत कर रही है। वो मुस्बत सियासत करेगी तो उसके खिलाफ मनफी हथकंडे भी नाकाम हो जाएंगे, और वो मनफी सियासत करेगी तो उसका तमाम मुस्बत माहौल देने के बावजूद भी वो नाकाम हो जाएगी। जी ऐसे है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे आज के वीलॉग का टाइम भी खत्म हो गया। आपसे मुलाकात होगी मेरी कल नेक्स्ट वीलॉग में। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।